आज हम 10वीं क्लास की साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 का सॉल्यूशन हम करेंगे सभी प्रश्नों का। हमारा चैप्टर 2 है अम्ल, अक्षार और लवण। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको 3 प्रखंडलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में अक्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो प्रत्येक प्रखंडली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। देखिए आंसर में तीनों प्रखंडलियों से विलयन की एक एक बूंद लेकर लाल लिटमस पत्र पर रखेंगे। यदि लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह विलयन अक्षारीय विलयन है। शेष 2 विलयन अम्लीय विलयन और आश्वित जल हैं। अब अक्षारीय विलयन की एक एक बूंद को दोनों विलयन की एक एक बूंद के साथ मिलाकर लिटमस पत्र पर परीक्षण करेंगे। यदि लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो विलयन आश्वित जल है। विलयन अगर लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो आश्वित जल है। अगर कोई बदलाव नहीं आया तो विलयन अम्लीय है, क्योंकि अम्ल और अक्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ये हर बार एग्जाम में आ जाता है, 100% ये एग्जाम में मिलता है देखने को। पहला क्वेश्चन ये, पीतल तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्लीय गुण होता है। पीतल और तांबा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। पीतल के साथ तांबे के साथ अम्ल क्रिया करता है, जिससे भोजन खराब हो जाता है और विषैला हो जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की विक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। धातु के साथ अम्ल की विक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक प्रखंडली में तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में से प्रवाहित करेंगे। साबुन के विलयन में गैस के बुलबुले बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाने पर फटफट की ध्वनि की आवाज़ आती है, जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। जो फटफट की ध्वनि निकलती है या पॉप की ध्वनि निकलती है, वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। आगे आ जाइए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धातु यौगिक ए तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। धातु यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है और अभिक्रिया इसकी है CaCO3 प्लस 2HCl। अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है CaCl2 एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, प्लस CO2 और प्लस H2 गैस H2O CO2 गैस निकलती है इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है फिर से नीचे, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है जो कि लेसन के अंदर से लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। HCl HNO3 यदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। HCl HNO3 यदि आदि जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। H+ आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोजन आयन जो बनाते हैं वो अम्लीयता दिखाएंगे, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होने के बावजूद वो H+ आयन और हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये अम्लीयता नहीं दिखाते। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल के जलीय विलयन में आयन होते हैं,
जो विद्युत के चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 1 नंबर में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शुष्क गैस सूखे अथवा शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? भाई सूखा है और सूखे के साथ ही ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं होते हैं, इसलिए वो इसका रंग नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल के विलयन को तन्नुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन होते हैं। अम्ल के विलयन को तन्नुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि उसके प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, सांद्रता घट जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के अक्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक के अक्षार मिलाया जाता तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। देखिए, अक्षार मिलाएंगे तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और जबकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। आपके पास 2 विलयन A एवं B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन अक्षारकीय है? विलयन A के pH का मान 6 है, ये अम्लीय होगा, और विलयन B की pH 8 है, ये अक्षारीय होगा। अम्लीय विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। आयन H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, विलयन की अम्लीयता भी बढ़ती जाती है। क्या अक्षारीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होते हैं? अक्षारीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, इन्होंने पूछा है। अगर हाँ तो वह अक्षारीय क्यों होते हैं फिर? देखिए, अक्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता काफ़ी कम होती है, और OH- आयन की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा होती है। वो अक्षारीय तो होते हैं, लेकिन H+ आयन की मात्रा काफ़ी कम होती है उनमें, लगभग 1% भी कह सकते हैं हम, 0 पॉइंट कुछ % भी कह सकते हैं। कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूना अथवा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक होता कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। देखिए, मिट्टी में चूने का प्रयोग करता है या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करता है, और कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसमें वो प्रयोग करता है, कब प्रयोग करता है? यदि खेत की मृदा अम्लीय हो जाती है, जैसे अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होने की वजह से उसकी अम्लीयता बदल सकती है, या फिर कुछ और पदार्थ डालने की वजह से उसकी अम्लीयता बदल जाती है, खेत के लिए अनुपयोगी होती है अम्लीयता। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान चूना डालता है या फिर जिप्सम डालता है। जिप्सम, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे जिप्सम है, जिप्सम को डालने से मृदा की अम्लीयता समाप्त हो जाती है। इसी तरह से इन्होंने दिखाया हुआ कि बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रयोग कर लेता किसान। देखिए, एक मार्क्स के अच्छे क्वेश्चन है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है।
इसके लिए अभिक्रिया है 2NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। इसको गर्म करने पर हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस CO2 गैस और प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ये इसका फॉर्मूला POP का। और प्लस 1 से 1/2 डेढ़ अणु 1.5 H2O के अणु इसके साथ कंबाइन करते हैं और जिप्सम बनाते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। POP होता प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका प्लस्तर करने में प्रयोग किया जाता है। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो ये कठोर हो जाता है और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या हो सकता है? लाल लिटमस को नीला करेगा तो उसका pH क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं? आक्सारीय करते हैं। और आक्सारीय विलयन कब होता है? जब उसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। ए ऑप्शन में pH 1 है, ये अम्लीय है, दूसरा भी अम्लीय है, तीसरा भी अम्लीय है और चौथा जो है वो आक्सारकीय है, तो यही इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा। NaOH का 10 ml विलयन के साथ 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। 10 ml विलयन क्या करता? 8 ml को उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml कर दें, 10 की बजाय 20 कर दें, तो HCl की मात्रा कितनी होगी? बताइए कितनी आवश्यकता होगी HCl की? अब देखिए 10 से 20 हो गया तो 8 से 16 हो जाएगा, दुगना कर दिया तो ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है डी, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड दवाइयाँ होती हैं जो दर्द निवारक होती हैं। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ये एंटासिड अम्लीयता को ख़त्म कर देती हैं और आक्सारीय प्रकृति की होती है ये, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया करती है अंदर जा कर के और अम्लता को समाप्त कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए कुछ समीकरण है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका आंसर आप नीचे देख सकते हैं, Zn + H2SO4। ए ऑप्शन देखिए, ए वाला पार्ट, दोनों अभिक्रिया करते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया है। ZnSO4 + H2 गैस निकलती है इसमें। बी में देखिए, बी पार्ट में तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नीचे देखिए आंसर में मैग्नीशियम + 2HCl MgCl2 + H2, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा है तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए सी में 2Al + 3H2SO4 Al2SO4 थ्राइस + H2 गैस मिलती है। इसी तरह फोर्थ में देखिए तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। Fe + 2HCl और FeCl2 + H2 गैस इसमें निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 100% एग्जाम में आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसान भी है। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसी यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। एक कोरक पर 2 कीले लगाकर कोरक को 100 ml के बीकर में रख देते हैं। अब ये क्या करते हैं, कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 टर्मिनलों के साथ जोड़ देते हैं, एक बल्ब और एक स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। परिपथ पूरा कर लेते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं 6 वोल्ट की और एक बल्ब जोड़ देते हैं, एक स्विच जोड़ देते हैं। अब बीकर में थोड़ा HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यही प्रक्रिया अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ भी करेंगे।
सबसे पहले देखते हम अम्ल के साथ ही कैसे अभिक्रिया होती है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगेगा। अम्ल में उपस्थित आयन के कारण इनमें विद्युत धारा का चालन होता है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन डालने पर बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ये H+ आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते, इसलिए इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे वहाँ पर विद्युत का चालन होगा, और जहाँ पर उत्पन्न नहीं होंगे वहाँ विद्युत का चालन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है? विद्युत का चालन करने के लिए जल में आयन होना बहुत ज़रूरी है, और आश्रित जल शुद्ध जल होता है, लेकिन इसमें आयन नहीं होते, कोई आयन नहीं होते, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। वर्षा का जल अम्लीय होता है, जिसमें अम्लीय होने के कारण इसमें लवण घुले होते हैं और H+ आयन आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए विद्युत का चालन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अम्ल में जल की उपस्थिति में H+ आयन अलग होते हैं, जो अम्ल के व्यवहार को अम्लीय बनाते हैं। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन अलग नहीं होने पाते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। मेन रीजन है H+ आयन का, और ये जल में ही घुलने पर उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलयन दिए गए हैं A, B, C, D और E। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबलाक्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है या दुर्बलाक्षारीय है? अब उदासीन का हमें पता है 7 होता है, उदासीन का pH 7 होता है और 7 वाला हम छांट लेंगे। प्रबल अम्लीय वो होता है जिसका pH मान 1 से 3 के बीच में होता है, तो 1 और 3, 3 से नीचे वाला, 3 से नीचे वाला यानी 1 है, तो ये प्रबल अम्लीय हो गया। 4 दुर्बल अम्लीय हो गया। अब 7 हम छांट चुके। 11 वाला देखिए, 11 10 से ऊपर वाला प्रबलाक्षारीय होता है और 10 से नीचे वाला दुर्बलाक्षारीय होता है, तो 11 वाला क्या हो गया, प्रबलाक्षारीय हो गया, और 9 वाला क्या हो गया, दुर्बलाक्षारीय। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो 11, 9, 7, 4, 1 इस तरह से आता है, और फिर A का आंसर है विलियन D आएगा, pH मान 7 है इसलिए उदासीन है। विलियन C, B का आंसर है, pH मान 11 प्रबलाक्षारीय है। विलियन B जो जिसका मान 1 है प्रबल अम्लीय है। विलियन A pH मान 4 दुर्बल अम्लीय है। विलियन E pH मान 9 है दुर्बलाक्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 10, परखनली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और B में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है कि इस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, 2 अम्ल हमने लिए, एक HCl और दूसरा एसिटिक अम्ल CH3COOH। तेजी से बुदबुदाहट वो अम्ल देता है जो प्रबल होता है, और यहाँ पर प्रबल है HCl, प्रबल अम्ल है। परखनली A में तेजी से बुदबुदाहट होगी इसी वजह से, क्योंकि HCl अधिक अम्लीय प्रवृत्ति का है, और इसलिए तेजी से हाइड्रोजन गैस उत्पादित करेगा जिसके कारण बुदबुदाहट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में कमी आ जाएगी, घट जाएगा, जिससे जैसे जैसे दूध दही में परिवर्तित होता है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे pH का मान भी कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़े दूध के pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा अक्षारीय हो जाता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए, ग्वाला ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा अक्षारीय बना देता है ताकि दूध जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक बना रहे।
इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि अक्सर स्थिति में दूध आसानी से दही के रूप में नहीं जमता है। जब उसमें सोडा मिलाया जाता है, मीठा सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम है, तो इसमें जो प्रकृति है, पीएच मान है, वो बदल जाता है, वो 6 से ऊपर चला जाता है। इसलिए नीचे आने के लिए इसको समय लगता है पीएच मान को, और पीएच मान जब नीचे आता है तभी दही जमती है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय इसी वजह से लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन वो होते हैं जो सूखे होते हैं, पानी न हो, जिसमें थोड़ी सी भी नमी न हो, शुष्क बर्तन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ क्रिया कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, 2 उदाहरण दीजिए। अम्ल और अक्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस अक्षारक और अभिक्रिया होने पर लवण प्लस जल मिलता है। उदाहरण जैसे अपच के दौरान हम एक एंटासिड का सेवन करते हैं। एंटासिड अम्ल की अधिकता को बेअसर करता है और इस तरह अपच से राहत देता है। मुंह की सफाई के लिए अक्सर दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, जिससे दंत अक्षय अथवा दांतों का कटाव रुक जाता है, टूथ डीके रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा, बेकिंग सोडे के दो उपयोग निम्न प्रकार से हैं। धावन सोडा अथवा धोने का सोडा, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घर में साफ सफाई और पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग पाव रोटी, केक, ब्रेड और इडली, डोसा, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे लेसन नंबर 2, अम्ल, अक्षारक और लवण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के और अभ्यास के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।